रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का एक ऐसा टाइप होता है जो आज की डेट में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए आपको किसी थ्योरी या किसी फॉर्मूला को लर्न करके नहीं जाना होता है। आंसर खुद ब खुद आपके सामने होता है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर इट। सुनने में ये चीज बड़ी आसान लगती है पर ऐसा है नहीं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टैकलिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए बिकॉज इनके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस होते हैं एंड ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस अमंग्स द स्टूडेंट्स, या फिर उनको अप्रोच नहीं पता होती कि इन टाइप के क्वेश्चंस को उनको किस तरीके से डील करना है। कम से कम टाइम में वो कितनी आसानी से बहुत ज्यादा मार्क्स इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्लियर कर सकते हैं। यूजीसी नेट की अगर हम लोग बात करें तो यूजीसी नेट में 30 मार्क्स पूरे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके चला जाता है। पेपर 1 में आते हैं 5 क्वेश्चंस जिससे आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं, जो आपके 46 नंबर से लेके 50 नंबर तक मोस्टली आपका आता है। एंड आपके पेपर 2 में मोस्टली ये आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं तो 141 नंबर से लेके आपके लास्ट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं 150 तक आपके आते हैं, जिससे आपके 10 क्वेश्चंस। तो इन टोटल हम लोग देखें तो 30 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर आप इनको करने की ट्रिक समझ लेते हो एंड प्रैक्टिस वाइज इसको बहुत अच्छी तरीके से एस कर ले जाते हो तो 30 मार्क्स किसी भी स्टूडेंट्स की परसेंटाइल या फिर उनकी रैंक को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही डुएबल स्टेप्स के बारे में जो एक बच्चा करके इस पर्टिकुलर सेक्शन से मार्क्स लेके आ सकता है। एंड अगर वो प्रैक्टिस करता है एंड मेरे स्टेप्स को फॉलो करता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली चेंज दिखने वाला है। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। सबसे पहले चीज जो आपको याद रखनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कि ये इसका एम क्या है आपसे क्वेश्चन पूछने का। अगर आपको कुछ लर्न करके नहीं जाना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को ढूंढने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, तो आखिर ये पूछा क्यों जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज को जज करता है कि जो सामने लिखा है क्या उसको भी आप पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल्स है कि आप अपने पेरेंट्स को आजकल का स्मार्टफोन पकड़ा दीजिए, वहां बैक का भी बटन होता है, कॉल का भी बटन होता है, हर चीज का सामने बटन बना होता है, लेकिन उनकी वो रीडिंग या कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स फोन को लेके इतनी अच्छी नहीं होती है कि सामने लिखे हुए बटन को भी वो क्लिक नहीं कर पाते हैं एंड उनको थोड़े से आपकी असिस्टेंट या हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये वही बात है कि सारे बच्चों के सामने आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सेम है। कोई बच्चा उसमें से 10 मार्क्स लेके आ जाता है एंड किसके 0 आते हैं, 1 मार्क्स भी नहीं आते, क्योंकि आपकी रीडिंग एबिलिटीज जो है वो अच्छी नहीं है या फिर जो लिखा है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना ही आपसे जज कर सकता है। देन सेकंड पॉइंट है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस की जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, तो उसमें से आपकी एनालिटिकल पावर जज की जाती है कि आप सही क्वेश्चन तक या सही आंसर तक कैसे पहुंच पाते हो। इन सबको करने के लिए हम लोग बहुत इजी स्टेप्स देखने वाले हैं। एंड स्टेप नंबर 1 हम लोग को क्या कहता है, प्रीव्यू द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है एंड वो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्या करने में, अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है ना वो उसको 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे एंड फिर वो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एंड दिस इज द थिंग विच इज द मोस्ट रॉन्ग अप्रोच जो आपको नहीं करनी है। जैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आता है, जैसे आपका एक्स आपको इग्नोर करता है ना, बिल्कुल वैसे आपको उस पर्टिकुलर पैसेज को इग्नोर कर देना है एंड डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के पास चले जाना है। प्रीव्यू द क्वेश्चंस फर्स्ट। ऐसा करने से जब आप क्वेश्चंस को बेटा पहले पढ़ोगे तो आप इसके बाद जब पैसेज को पढ़ोगे तो अपने आप ही आपकी नजर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाएगी जिसका क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा एंड इससे आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा एंड क्वेश्चंस जो आपने पढ़े होंगे एग्जैक्टली उस पॉइंट को आपका जो माइंड है लेके चला जाएगा। सो दिस इज नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको जो पैसेज है उसको बिल्कुल इग्नोर मार देना है एंड अपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है। ध्यान से आपको 5 क्वेश्चंस जो सामने हैं उनको बहुत ध्यान से आप पढ़िए। जो अपना टाइम वेस्ट करते थे आप पैसेज को पढ़ने में, क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बिना पैसेज को देखे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है,
अपने पैसेज के पास जाना है। एंड इतनी सी बात समझ लेना कि उस पैसेज को आपको बहुत ज्ञाता की तरह नहीं पढ़ना है कि हम बिल्कुल उसको आराम से पढ़ते चले जा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तभी मेरी रिसर्च थीसिस पूरी होगी। उसको आपको स्किम करना है। देखो, एक स्किमिंग होती है, एक आपकी स्कैनिंग होती है। आपको उसको स्कैन जब आप करते हो तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखते हो। स्कैनिंग नहीं करनी है हम लोग को, उस पर थीसिस नहीं लिखनी है, हम लोग को बस अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है जो जिससे आपको उस पर्टिकुलर पैसेज की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिले। एंड आपके क्वेश्चंस में जो आप लोग ने मेन आइडिया पढ़े थे, मेन क्वेश्चन पढ़े थे, वो आपकी आंखों के सामने क्लिक कर जाए। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े, देन आपने पैसेज को पढ़ा बिल्कुल ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के जरिए। ठीक है, आप जब अपने पैसेज को पढ़ रहे होगे एंड आप सबको पता है कि आपको एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप का पेज मिलता है। ठीक है, आप जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे तो जो मेन चीजें होती है ना, उसको वहां पे लिख लेना। पूरे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, मेन चीजें जो आपसे पूछी गई हैं, आप जब एक पेज पे अपनी मेन चीजें लिख लोगे एंड उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि बस मुझे यही इंफॉर्मेशन ढूंढनी है और कुछ नहीं ढूंढना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन के नोट्स ले लेने हैं। अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगी एंड यू विल कंप्लीटली बी रिलीव्ड कि ऐसे ही आपको करना है। तो आपको सबसे पहली चीज क्वेश्चंस को पढ़ना है, पेज आपके सामने होता है, वहां पे एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिख लेनी है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देन आपको पैसेज अपना पढ़ना है। चलेंगे हम लोग अपने चौथे स्टेप में। ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। हम सभी जब भी कॉम्पिटिटिव पेपर को देते हैं या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते हैं तो हम लोग सही आंसर ढूंढते हैं। सही आंसर को आपको ढूंढना ही नहीं है, आपको एलिमिनेट करने हैं अपने रॉन्ग आंसर्स, बिकॉज इनके जो आंसर्स होते हैं ना वो बहुत हद तक आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होने की वजह से आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो एंड आपके बाकी पेपर की टाइमिंग गड़बड़ा जाती है। तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टेक्निक है उसमें आपको सही आंसर तक नहीं जाना है, आपको रॉन्ग आंसर्स को डिलीट करते हुए जाना है। आप जब पैसेज पढ़ोगे एंड क्वेश्चंस करोगे यू विल कम टू नो कि यार ये वाला जो पॉइंट है ना बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। आप जैसे कट 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 करते जाओगे अपने आप आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप, कंसिडर कॉन्टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी इस बारे में बहुत ज्यादा बात की है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है। कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सामने ऐसे बोलते हैं ना, ज्यादा शाणे बनने की आपको कोशिश नहीं करनी है कि नहीं मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, आपका पैसेज जो कहता है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो, हम सबको पता है कि प्लेटो पोएट्स को पसंद नहीं करते थे और उनकी बड़ी उन्होंने बदनामी की है या इनको बैनिश कर देना चाहिए ऐसा कहा है। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा पैसेज दिया जाए जहां पे बताया जाए कि प्लेटो नाम का एक फिलोसोफर था एंड वो पोएट्स को बहुत ज्यादा पसंद करता था, तो आपको उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अपने आप से ज्ञाता नहीं बनना है कि नहीं मुझे पता है कि प्लेटो ने क्या कहा था। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहता है कि चिड़िया पानी में आपकी तैरती है और मछली ऊपर आपकी मतलब उड़ती है, तो आपको वही चीज माननी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना दिमाग ना लगाए बगैर आपको उसमें जो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है बेटा उसके कॉन्टेक्स्ट के ही अकॉर्डिंग काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं कि किसी वर्ड का अगर मीनिंग पूछा है तो वो अपनी समझदारी के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग देते हैं, ना कि उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है। तो ये पॉइंट याद रखना, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो उसके क्वेश्चंस का आंसर दो तो अपनी बुद्धि को बिल्कुल ब्लैंक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनल स्टेप, मैनेज टाइम। अब ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत ही इंगेजिंग होते हैं, ये आपको फंसा लेते हैं एंड आपको टाइम का पता नहीं लगता है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले अपना माइंड बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेना कि आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। आपने सपोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 10 मिनट या फिर 12 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम दिए हैं, अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है वहीं के वहीं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देना है, बाकी पेपर करना है। आप फिर से वापस आ सकते हो, आप सब लोग को ऑनलाइन पेपर में क्लिक करना होता है, वापस आने का ऑप्शन है। लेकिन ऐसा मत करना कि इसमें बिल्कुल आधा घंटा आपने लगा दिया और बाकी क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो मैनेजिंग द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में आपको जो चीज याद रखनी है, प्रैक्टिस इज द की। अगर आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे लगे तो सबसे पहले तो लाइक कर देना, लेकिन उसके बाद इन स्टेप्स को जानने के बाद भी आपने सोचा कि हाँ भाई मुझे स्टेप्स पता चल गए, अब मेरे बिल्कुल सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन यू आर रॉन्ग। आपको बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को उठा के लगाना है,
प्रैक्टिस करते करते आपके, जैसे बोलते हैं ना, धूम पिक्चर में दिखाया था ना कि अभिषेक बच्चन ना अब चोर के अकॉर्डिंग सोचने लगा था, अब वो पुलिस के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहा था। तो आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा बार बार डेली लगाओगे, एक पैसेज, दो पैसेज, यू विल कम टू नो कि ये किस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड कौन सा आपका सही आंसर बैठता है। ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस। प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करने में। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पूरा सेक्शन मैंने अलग करके रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 150 प्लस क्वेश्चंस आपको आज तक यूजीसी नेट में जो पूछे गए हैं इंग्लिश के रिलेटेड, पोएट्री, प्रोज, पैसेजेस, जो भी, वो एक जगह मिल जाएंगे। इसको आप, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके क्लिक करो। सेक्शन वाइज PYQs को आप ले सकते हो। 1 मंथ का ऑफर भी इस टाइम पे चल रहा है एंड इसको लेने के बाद आप उसको डेली प्रैक्टिस करो अपने पेपर तक, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। नाउ ये हो गई हमारे ज्ञान की बात। अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पैसेज। हम लोग ने स्टेप्स क्या पढ़े थे? पैसेज को बिल्कुल ओवरलुक कर देना है, इग्नोर कर देना है एंड डायरेक्टली चलना है हम लोग को क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि आप लोग एग्जाम में करोगे। हम लोग ने पैसेज को नहीं देखा, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं एंड हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटेस्टेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे एक शब्द का मीनिंग पूछा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने कहा है कि भाई आपकी जो पोएम जो अभी ऊपर दी हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके डिटेस्टेबल का मीनिंग क्या निकल के आता है। तो एक बात याद रख लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, पेज नीचे लिखा हुआ है, बस 1 करके लिखो। मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है आई विल पुट इट ऑन माय टेलीग्राम ताकि आप देख पाओ कि आपको एग्जैक्टली नोट भी कैसे करना है शॉर्ट में। डिटेस्टेबल वर्ड लिखो, नीचे लिखो मीनिंग और उसको वहीं पे छोड़ दो। इसका मतलब कि जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो बस हमको डिटेस्टेबल वर्ड का मीनिंग ढूंढना है और कुछ नहीं। आप ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा, एब्यूलिएंट, कंटेम्प्टेबल, देन आपका मैग्निमस एंड देन आपका रीडाउटेबल। अभी आपको ये वर्ड्स बड़े खतरनाक एंड डरावने लग रहे होंगे, लेकिन जब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे अपने आप ही हम लोग को आंसर क्लिक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द लास्ट लाइन, ब्रीड, crowd, encroach, expand, expunge yourself, die out has the figurative device termed। अब आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में ऐसा बार बार होता है कि आपके लिटरेरी डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस वाले सेक्शंस में से भी आते हैं एंड पैसेज में से भी हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई लाइन उठा के आपसे लिटरेरी डिवाइस उसका जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसेज में तो जाने की जरूरत नहीं है, लाइन सामने दी हुई है, आपको यही ऑन द स्पॉट पता लगा लेना है कि ये मेरा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। तो सिनेडोची है, स्पूनरिज्म है, एलिटरेशन है या पैलिंड्रोम है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आपने मेरी लिटरेरी डिवाइसेस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, आपको यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा होगा एंड अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा डी, डी, देन आपका अगेन डी एंड आपका डी। ये जो आपका कॉन्सोनेंट है बार बार रिपीट हो रहा है एंड लिटरेरी डिवाइसेस वाली वीडियो देखिए या फिर इन जनरल भी आपको पता है कि इस रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलिटरेशन। तो आपका आंसर यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन का हम लोग को आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिए हैं एंड उसमें से आपको ट्रू ढूंढना है। वो वाला स्टेप याद रखना कि हम लोग को सही आंसर तक ना जाके जो नेगेटिव आंसर्स हैं उनको कट करते चलना है। हम लोग चारों को एक बार पढ़ेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा सा पता चले कि हम लोग का जो पैसेज है वो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। The poem is concerned about unmasking racial discrimination। हमारी जो पोएम है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को के ऊपर से पर्दाफाश कर रही होगी। पैसेज पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ये हम लोग ने पढ़ लिया, ट्रांसलेट कर लिया, दिमाग में बैठा लिया। पॉइंट नंबर 2, द पोएम इज कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमंस propensity to go to war despite all the catastrophes it creates in its wake। यहाँ पे बोल रहा है कि पोएम इस बात पे कंसर्न्ड है कि ह्यूमंस किस तरीके से उनकी टेंडेंसी होती है कि वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद भी वो फिर उठ के वॉर करते हैं और छोटी छोटी चीजों पे वो लड़ाई करते हैं इवन आफ्टर सीइंग ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3,
The poem is pro-war, eulogizing humans' heroic capacity to attain martyrdom for the sake of their nation. ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2 से बिल्कुल उल्टा है. पॉइंट नंबर 2 आपके ह्यूमंस की बुराई कर रहा है और वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बुराई कर रहा है. पॉइंट नंबर 3 उसी चीज को, वॉर को यूलोजाइज कर रहा है, मतलब कि उसकी तारीफ कर रहा है, उसको हेरोइक एक बोल सकते हैं कि कॉनोटेशन दे रहा है कि हम लोग कितने ज्यादा महान होते हैं कि इतना मौत और इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद भी हम लोग नेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जाने भी ले सकते हैं. तो ये उसको एप्रिशिएट कर रहा है. पोएम पढ़ने के बाद हम लोग को पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट इसमें से सही है. पॉइंट नंबर 4, द पोएम इज एफर्मेटिव इन इट्स ओवरऑल टेनर. ठीक है, हम लोग को लास्ट पॉइंट में बताया कि पूरी पोएम ना एफर्मेटिव है. तो इन चारों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि इंसान और आपके वॉर के बारे में बात की जा रही होगी. आगे बढ़ जाएंगे, अपना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पट्रिसेंट. अब बहुत ही अजीब सा वर्ड हम लोग के सामने आया है, पट्रिसेंट. इसका मतलब डिकम्पोज्ड है, एसेंशियल है, वाइटलिस्टिक है या एफ्लोरेसेंट है. ये आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे पट्रिसेंट वर्ड लिख लेना है. इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपको क्या करना है, बस आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 3 मीनिंग ऑफ पोएम. जब आप पूरी पोएम पढ़ोगे अपने आपको क्लिक कर जाएगा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया. लास्ट क्वेश्चन, the title of the poem apostrophe to man is in the context of the overall content. आपसे पूछा गया है कि जो आपके पैसेज का टाइटल है apostrophe to man, वो befitting and relevant है, बिल्कुल सही है, या फिर ironic and satirical है, व्यंग्य कस रहा है, पर्सनल एंड इफेक्टिव है, कोई पर्सनल बात तो नहीं हुई है, या फिर एक यूलॉजी है या फिर एक ओड है ऑन होमोसेपियंस. जो कुछ भी है हम लोग यहाँ लिख लेंगे अपोस्ट्रोफ टू मैन, नीचे लिख देंगे बैकग्रेड में मीनिंग ऑफ द टाइटल. हम लोग को यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग इन टेलीग्राम, तो आप लोग उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, या ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा. अब हम लोग विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग चलेंगे अपने पैसेज की तरफ, और हम लोग ध्यान से अपना पूरा पैसेज पढ़ने वाले हैं. व्हाट आई विल डू इज कि आई विल इनविजिबल माई सेल्फ, ताकि आप लोग पैसेज अच्छे से पढ़ पाए. अब हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे. बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचना कि यार वीडियो लंबा हो रहा है. अगर इसको अच्छे से देख लिया तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम में. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू. डिटेस्टेबल रेस Continue to expunge yourself, die out. हमारी पहली लाइन हम लोग ने पढ़ी, डिटेस्टेबल रेस, continue to expunge yourself, die out. आपको याद रखना है कि जो हमारा पहला पॉइंट था डिटेस्टेबल, वहां पे हम लोग से मीनिंग पूछा है डिटेस्टेबल का. अगर आपको अभी ही समझ में आता है उन चारों में से, तो आप वापस से क्वेश्चन की तरफ जाके क्या कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ जाके उसका मीनिंग निकाल सकते हो कि डिटेस्टेबल का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है. अगर अभी भी नहीं समझ में आता तो आप पूरा पैसेज पहले पूरा पढ़ लेंगे. ठीक है. डिटेस्टेबल रेस, कंटिन्यू टू एक्सपंज योरसेल्फ, डाई आउट, breed faster, crowd, encroach, sing hymns, build bombing airplanes, make speeches, unveil statues, इशू बॉन्ड्स एंड परेड. देखो यहाँ पे क्या बताई जा रही है, एक ऐसे रेस के बारे में बात की जा रही है जो अपने आप को बार बार मौत की तरफ लेके जाता है. वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीडिंग करता है. भाई पॉपुलेशन आप सब लोग को दिख ही रहा है कि किस तरीके से बढ़ती जा रही है. क्राउड बढ़ जाता है, क्राउड की वजह से वो अपने रिसोर्सेस को इंक्रोच करता है, तब भी वो गाने गाता है. प्लेन में बॉम्ब फिट करता है, उसके बाद भी स्पीचेस देता है, बड़े बड़े स्टैचूज को इनॉग्रेट करता है, आपकी बहुत सारी परेड करता है, बॉन्ड्स को इशू करता है, और हर चीज को वो कन्वर्ट कर देता है एक्सप्लोजिव्स में. द बिविल्डर्ड अमोनिया एंड द डिस्ट्रैक्टेड सेल्यूलोस, मतलब जो जो इंसान चीजें करता है, देखिए यहाँ पे वो चीज आपकी बताई गई है. कन्वर्ट अगेन इनटू पट्रिसेंट मैटर ड्रॉइंग फ्लाइज. देखो पट्रिसेंट हमारा एक और एक क्वेश्चन है जहां पे पूछा गया है कि पट्रिसेंट का मतलब क्या है. तो मैटर से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि ये सब करने के बाद वो एक ऐसे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है जो मक्खियों को इन्वाइट करता है. मक्खियों को कौन सी चीज इन्वाइट करती है, जो चीज आपकी सड़ रही होती है. ठीक है. द होपफुल बॉडीज ऑफ द यंग एक्सॉर्ड, pray, pull long faces, be earnest, be all but overcome, be photographed. मतलब हम लोग के सामने लाशें बिछी रहती हैं, लेकिन तब भी हम लोग उस चीज को ओवरकम करके अपनी फोटो खिंचाते हैं.
कॉन्फर, परफेक्ट योर फॉर्मुले, कमर्शियलाइज, हम लोग जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मुलेज, थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं, अपनी हर चीज को हम लोग कमर्शियलाइज कर देते हैं। बैक्टीरिया हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू, पुट डेथ ऑन द मार्केट। आप सब लोग ने अभी कोरोना का इफेक्ट देखा ही है कि आपका चमगादड़ को खाने से या फिर कुछ ऐसी टॉक्सिक चीजों की वजह से हम लोग का क्या हाल हुआ। उसके बाद भी ये दुनिया रुकी नहीं, वो अगेन क्या कर रही है, ब्रीड कर रही है, क्राउड फैला रही है, इंक्रोच कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, एक्सपंज कर रही है, डाई, मर रही है। और इसको हम लोग होमो कॉल्ड सेपियंस, यहाँ पे आपसे बोला गया पूरा आपका ये जो पैसेज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग ने पूरा पैसेज पढ़ लिया। हम लोगों को डिटेस्टेबल का मतलब ढूंढना है, अभी पैट्रिसेंट का मतलब हम लोग को ढूंढना है। हम लोग को ये ढूंढना है कि इस पूरी पोयम का मतलब क्या निकल के आता है, और ये पता लगाना है कि अपोस्ट्रोफ टू मैन जो टाइटल है वो सही दिया है या नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथ में, और अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेस्टेबल पूछा गया है, मतलब कि आप बताइए कि डिटेस्टेबल का आपका मतलब क्या है। इल्यूबियंट है, कंटेम्प्टेबल है, मैग्निमस है, या फिर आपका रीडाउटेबल है। तो आपका आंसर है कंटेम्प्टेबल। मतलब आपका ये जो वर्ड है डिटेस्टेबल और कंटेम्प्टेबल, दोनों जो वर्ड है वो ये बोलते हैं एक ऐसे इंसान को जो पात्र है आपका नफरत का। जो इंसान है उसको पूरी तरीके, वो एक ऐसा टेंडेंसी उसकी बन चुकी है कि उसको बोलते हैं ना कि इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। हम लोग एक ऐसे दरिंदे इंसान में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसको कंटेम्प्ट, मतलब बहुत ही अवहेलना जिसकी करनी चाहिए, हम लोग ऐसी रेस बन चुके हैं, कंटेम्प्टेबल रेस विच इज नॉट वर्दी ऑफ प्रेजिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर है कंटेम्प्टेबल। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट नहीं क्लिक किया होगा, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में अभी और भी क्वेश्चंस हैं। एक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप आप लोग को वो बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर गया होगा, विच इज एलिट्रेशन, ये इजी था। पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे। व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब हम लोग ने पूरी पोयम को पढ़ा। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हम लोग को सही आंसर नहीं ढूंढना है, नेगेटिव आंसर को हम लोग को हटाना है। द पोएम इज कंसर्न्ड अबाउट अनमास्किंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप खुद बताओ कि क्या हम लोग ने उस पूरी लाइंस, उस पूरी पोएम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी हम लोग ने छुआछूत या किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखा। इसको हम लोग कट कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, द पोएम इज कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमंस प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है ह्यूमंस की टेंडेंसी टू गो ऑन वॉर डिस्पाइट ऑल द कैटास्ट्रॉफ्स इट क्रिएट्स इन इट्स वेक। क्या आप खुद से बताइए कि क्या हम लोग ने कुछ ऐसा ही सिमिलर नहीं पढ़ा कि आपके ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि चाहे जितनी भी बर्बादी हो रही हो, वो अगले दिन उठता है, वो फिर से ब्रीडिंग करता है, फिर से रिप्रोड्यूस करता है, इंक्रोच करता है, क्राउड बढ़ाता है, स्टैच्यूज को अनवील करता है। मतलब उसकी जिंदगी रुकती नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता ही चला जा रहा है। तो ये आपका एक सही ऑप्शन हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि बस इसको क्लिक करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। द पोएम इज प्रो वॉर यूलोजाइजिंग ह्यूमंस हेरोइक कैपेसिटी। यहाँ पे ह्यूमन की हेरोइज्म को तो नहीं दिखाया गया है, आप लोग ने खुद देखा, दिखाया गया है कि ह्यूमंस जो रेस है वो कंटेम्प्ट, वो आपकी अवहेलना का पात्र है। तो ये नेगेटिव है, इसको हम लोग हटा देंगे। The poem is affirmative in its overall tenor। हम लोग को कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया कि ये पोएम एक बहुत ही पॉजिटिव नोट दे रही है कि हाँ यार सब कुछ बढ़िया है, वॉर पे जाते हैं तो क्या हो गया। तो हम लोग इसको भी हटा देंगे एंड इसकी वजह से हम लोग को मिल जाता है हमारा सही आंसर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को हमारे 3 आंसर मिल चुके हैं। What is the meaning of the word पट्रिसेंट? यहाँ पे बोला गया पट्रिसेंट मैटर, आपकी जो मक्खियां हैं उसको वो अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे बोला गया। तो पट्रिसेंट मैटर क्या होता है? जो सड़ रहा होता है। तो यहाँ पे डीकम्पोज हम लोग को ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है कि कौन सी ऐसा मैटर होगा जो मक्खियों को इनवाइट करता है, सड़ी हुई चीज। तो पट्रिसेंट का यहाँ पे मतलब बेटा निकल के आया आपका डीकम्पोज्ड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द पोएम अपोस्ट्रोफ टू मैन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल कंटेंट। आपने जो पूरा पढ़ा, इसमें आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या अपोस्ट्रोफ टू मैन ये बिल्कुल करेक्ट आपका टाइटल है? तो आप इसको क्लिक करोगे, आपको ये दिखाई देता है अपोस्ट्रोफ टू मैन, ये एक बहुत ही व्यंग्यजनक पूरी पोएम बनाई गई है। और इसका जो टाइटल है जहाँ पे मैन को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, ये आयरॉनिक है, सटायरिकल है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। पर्सनल या इफेक्टिव तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे। यूलॉजी एंड ओड टू होमो सेपियंस। अब ध्यान से इस बात को समझना। आप कहेंगे कि मैम आपने वीडियो को स्टार्ट करते टाइम कहा था कि आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलना है। हम लोग ने लास्ट लाइन में पढ़ा था होमो कॉल्ड सेपियंस। तो आधे बच्चे तो इसको क्लिक करके चले आएंगे एंड कहेंगे कि यही मेरा आंसर है, जब आपका आंसर ये नहीं है। क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि आपकी जो ओड होती है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर
चीज के हेरोइक कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। आप सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि हेरोइक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ओड बताती है या उसको बहुत ही ज्यादा महान बताने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे इंसान को महान नहीं बताया गया है, उस पे व्यंग कसा हुआ है कि देखो वॉर पे बर्बादी करता है, तब भी अगले दिन उठ के वो अपने बेकार के कामों पे चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आयरॉनिक एंड सटायरिकल। एंड यहाँ पे आपके पांचों जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको मिल जाता है। आई होप बहुत ही ब्यूटिफुली एंड इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से समझने की कोशिश करूं तो ये चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई गाइड कर रहा है ना, आपको हेल्प मिल रही है, बी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि इसको देखने के बाद आपको उसको फॉलो करना है एंड बहुत हद तक आपको डेली बेसिस पे, 1 महीना बचा है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टाइप के पैसेजेस की, तभी आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो जैसा भी लगा उसके बारे में एक फीडबैक आप लोग दे के जरूर से जाइएगा। समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा, कुछ नया जानने को मिला, कॉन्फिडेंस आपको मिला है या नहीं इस वीडियो के बाद, जो कुछ भी आपने फील किया उसको नीचे बता के जाइएगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, लिंक नीचे मिल जाएगा। राइट नाउ आपका दिवाली का जो फील है वो आपको मिलना चाहिए। दिवाली ऑफर चल रहा है हमारे InPyQ कोर्स के ऊपर। 1 ही महीना बचा है आपके एग्जाम में, 1 महीने में जम के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको मेरे कोर्स में मिल जाएंगे सेक्शन वाइज, उसको हद से ज्यादा डेली बेसिस पे घंटों लगा डालो कि बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शर्मा जाए कि यार ये तो ऐसे बच्चे निकल गए कि इनके आंसर सारे निकल जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इज ओनली गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल गई, ट्रिक्स मिल गई, स्टेप्स मिल गए, उसको फॉलो करो एंड डू लेट मी नो। चाहे टेलीग्राम पे आके बताओ, चाहे नीचे कमेंट करके जाओ कि मैम आई एम एबल टू सी डिफरेंस इन माय प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को आप अवेल करिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसका डेमो चाहते हो तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वट एवर यू फील अबाउट दिस वीडियो जरूर से कमेंट करके जाइएगा। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। ये भी कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उस पे मेरी पूरी कोशिश होती है वीडियोस बनाने की, चाहे देर से चाहे जल्दी, लेकिन आपको वीडियो वो मिलती जरूर है। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। आई रियली एक्सपेक्ट अवर फीडबैक फ्रॉम यू ऑल टू नो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी आपकी इसमें हेल्प की हो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।